बचत और विनियोग के बारे में, और विशेष रूप से बचत और विनियोग के बारे में कीन्स की जो अवधारणा है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर निवेश या विनियोग, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कीन्स के अनुसार ये चीज़ यानी निवेश दो चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी निवेश की मात्रा को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जिसमें एक है पूंजी की सीमांत क्षमता यानी मार्जिनल एफिशिएंसी टू ऑफ कैपिटल, और दूसरा है ब्याज की दर। यहाँ पर जब हम बात करते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर के बारे में, तो दोनों ही चीज़ें हैं जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में विनियोग को प्रभावित करती हैं। कीन्स ने पूंजी की सीमांत क्षमता को बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना है, और पूंजी की सीमांत क्षमता व्यावसायिक प्रत्याशाओं पर निर्भर करती हैं। यहाँ अल्पकालीन प्रत्याशाएं कीमतें, लाभ की मात्रा, मांग, वेतन स्तर और ब्याज की दर आदि आंतरिक तत्वों पर निर्भर हैं, और दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रत्याशाओं में जनसंख्या के आकार में वृद्धि, राजनीतिक परिस्थितियाँ, युद्ध और विकास की संभावनाएं, नए आविष्कार, नए तकनीकों में परिवर्तन और उत्पादन की नई प्रक्रियाएं, ये सब दीर्घकालीन प्रत्याशाएं हैं जो कि पूंजी की सीमांत क्षमता जिन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, उस आधार पर कहीं न कहीं निवेश को बहुत प्रभावित करती हैं। बाहरी परिस्थितियां भी, और कीमतें, लाभ की मात्रा, मांग, वेतन, ये सब चीज़ें तो निश्चित तौर पर निवेश को प्रभावित करती ही हैं। बचत और निवेश की स्थितियों में कुछ समानता भी हैं, क्योंकि बचत और विनियोग के बीच में एक विशेष संबंध है। सामान्य तौर पर साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था में बचत और विनियोग को बराबर माना जाता है। अर्थात ये मान लिया जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी सेविंग है या जितनी बचत है, उतना ही उसमें विनियोग कर दिया जाएगा। प्रोफेसर मार्शल ने जहाँ जो मूल्य विश्लेषण या कीमत विश्लेषण बताया है, उसमें मांग और पूर्ति पर जितना बल दिया है, उसी प्रकार कीन्स ने अपने रोजगार और आय के सिद्धांत में बचत और विनियोग को रोजगार और आय के सिद्धांत का वो एक आधार स्तंभ मानते हैं। यानी जब हम डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं और जितना महत्वपूर्ण डिमांड और सप्लाई है, ठीक उतना ही कीन्स के आय और रोजगार के विश्लेषण में बचत और विनियोग हैं। और संतुलन की स्थितियों को यदि हम देखें तो उसमें समानता ज़रूरी है। और यदि कभी ऐसा होता है किसी अर्थव्यवस्था में कि बचतें विनियोग से ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि बचत ज़्यादा है तो उपभोग व्यय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि आय को यदि हम देखें तो आय दो ही हिस्सों में हम व्यक्त कर सकते हैं। या तो आय उपभोग कर ली जाती है, और उपभोग करने के बाद जो शेष रह जाता है वो सब हम क्या मानते हैं? उसे हम बचत मानते हैं। लेकिन यदि बचत कम है और विनियोग से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में, अर्थात बचत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उपभोग व्यय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उपभोग व्यय के घटने से प्रभावपूर्ण मांग कम होगी, और प्रभावपूर्ण मांग के कम हो जाने से उत्पादन का स्तर क्या होगा? नीचे होगा, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए को कहीं न कहीं संतुलन की स्थितियों से दूर ले जाएगा। बचत और विनियोग में कीन्स ने प्रभावपूर्ण मांग, जिसकी अभी बात की हमने, वो प्रभावपूर्ण मांग क्यों प्रभावित हुई? क्योंकि उपभोग व्यय क्या हुआ? कम हुआ। और उपभोग व्यय क्यों कम हुआ? क्योंकि बचतें ज़्यादा होने लगी, और जैसे ही ज़्यादा बचत होगी तो मांग उतनी जनरेट नहीं हो पाएगी। और इसके जो दो प्रमुख अंग हैं वो हैं उपभोग और निवेश।
और उपभोग की प्रवृत्ति सामान्य तौर पर माना जाता है कि अल्पकाल में उपभोग की प्रवृत्ति क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं, अर्थात उपभोग में उस गति से वृद्धि नहीं होती जिस गति से आय में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हमने किन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत भी देखा तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे जैसे आय बढ़ती है निश्चित तौर पर उपभोग भी क्या होता है, बढ़ता है, पर उपभोग की एक सीमा होती है, एक लिमिट के बाद में उपभोग उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितनी तेज़ी से कि आय बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में उपभोग की प्रवृत्ति अल्पकाल में क्या मानी जाती है, स्थिर मानी जाती है और उपभोग उस गति से नहीं बढ़ता है जिस गति से आय बढ़ती है। अतः अर्थव्यवस्था में जब भी संतुलन स्थापित करना है तो आय का वो भाग जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। और बचत, जितनी भी बचत होती है उसे यदि इन्वेस्ट नहीं किया जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम में हम संतुलन की स्थितियों को नहीं लेकर आ सकते। तो कीन्स ने ये कहा है कि राष्ट्रीय आय में अगर संतुलन है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की संतुलन की स्थिति में बचत और निवेश हमेशा ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और उपभोग व्यय पर आय का आधिक्य ही बचत कहलाता है, यानी जितना आय का हिस्सा हम उपभोग कर लेते हैं और फिर जो बच जाता है वही बचत है। तो ऐसी स्थिति में कुल आय में से कुल उपभोग व्यय को घटाने पर जो शेष रहता है वही क्या कहलाती है, बचत कहलाती है, जिसको हम इस समीकरण के रूप में भी देख सकते हैं कि बचत यानी S इज इक्वल टू कुल आय Y में से कुल उपभोग को बाकी निकाल दिया जाता है तो क्या बच जाता है, बचत शेष रह जाती है। सामान्य तौर पर बचत की परिभाषाएं व्यक्तिगत बचत और सामाजिक बचत दोनों पर ही समान रूप से लागू होती हैं। सामाजिक बचत को हम दो प्रकार से पता लगा सकते हैं कि जहां एक ओर सामाजिक बचत राष्ट्रीय आय तथा उपभोग व्यय के अंतर के बराबर होती है और दूसरी ओर समस्त व्यक्तिगत बचतों को समग्र रूप से यदि जोड़ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें सामाजिक बचत ज्ञात हो जाती है। यद्यपि व्यक्तिगत बचत और सामाजिक बचत दिखने में या अर्थ में, आशय में एक जैसी ही हैं, लेकिन दोनों बचतों का इफ़ेक्ट बहुत ही अलग अलग होता है। सामान्य तौर पर ये माना जाता है किसी भी एक व्यक्ति के लिए कि बचत बहुत ही अच्छी है, लेकिन यदि हम सामाजिक तौर पर बचत की बात करें तो उसके प्रभाव बहुत ही अलग होते हैं। सामाजिक बचतें व्यक्तिगत बचतों का यद्यपि एक समूह मात्र हैं, लेकिन फिर भी यदि व्यक्तिगत बचतों में वृद्धि हुई तो अंततः वो क्या होगी, सामाजिक बचतों में भी वृद्धि का कारण बनेगी। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर ज़्यादा व्यक्ति या ज़्यादा लोग बचत के लिए प्रेरित होते हैं किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत प्रभावपूर्ण मांग को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि यदि समाज के सारे व्यक्ति बचत करेंगे तो बचतों में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन कीन्स ने बताया कि व्यक्तिगत बचतों में यदि वृद्धि होती है तो उसका मतलब है कि वो अपने उपभोग के खर्च को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और यदि ऐसी स्थितियां हैं तो एक व्यक्ति जो व्यय करता है वो दूसरे व्यक्ति की, चूँकि वो व्यय कम कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति के आय का स्रोत क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका आय का स्रोत प्रभावित होगा। और अगर व्यक्तिगत बचतों से समाज में उपभोग व्यय घटता है तो ऐसे में लोगों की आय भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जैसे ही आय पर प्रभाव आएगा तो वो बचत डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बचत वही हिस्सा है जो उपभोग के व्यय के बाद में बच जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत बचतों में वृद्धि से कुल सामाजिक बचतों में वृद्धि हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए यह माना गया कि बचत एक व्यक्ति के लिए तो गुण है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बचत एक बुराई है। यानी व्यक्तिगत दृष्टि से बचत करना अच्छा है, पर सारे समाज के सभी व्यक्ति यदि एक साथ बचत करने लग जाएं तो ये स्थितियाँ उपभोग को क्या करेगी, कम करेगी
आय को कम करेगी और रोजगार और विनियोग भी क्या होंगे, घटने लगेंगे और फाइनली इससे राष्ट्रीय आय भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इसलिए कीन्स ने व्यक्तिगत बचतों में वृद्धि की अपेक्षा व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यय की सलाह दी, जिससे आय, रोजगार और सर्वांगीण समृद्धि को सुरक्षित रखने के लिए सहायता मिल सके। सैद्धांतिक रूप से तो बचत राष्ट्रीय आय का ही वह भाग है जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है। अतः आय में होने वाला परिवर्तन बचत में भी कमी और वृद्धि का कारण बनता है, और जब उपभोग की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है तो बचत की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सैद्धांतिक रूप से तो बचत और उपभोग की मात्रा राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है, लेकिन कभी कभी यह भी देखने में आता है कि जो कम आय वाले देश हैं वहाँ पर भी बचत की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है, और जो अधिक आय वाले देश हैं वहाँ भी बचत की प्रवृत्ति कम हो सकती है, क्योंकि बचत कई तत्वों से प्रभावित होती है। यद्यपि इसका मुख्य जो बात है वो यही है कि उपभोग क्षमता और आय अगर ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर बचत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उपभोग क्षमता या आपकी उपभोग व्यय कम है तब भी बचत क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं निवेश और विनियोग के बारे में। तो विनियोग जिसको सामान्य तौर पर स्टॉक, शेयर, सरकारी बॉन्ड आदि को क्रय करना हम लोग क्या समझते हैं, विनियोग समझते हैं। लेकिन कीन्स ने कहा है कि यह विनियोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह या शेयर है तो वो कोई कंपनी पहले से ही स्टार्ट की हुई है और उसी के शेयर किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास हस्तांतरित हो रहे हैं। यदि हम शेयर खरीदते हैं तो ऐसी स्थिति में यह नए रूप से कोई भी पूंजी लगाई गई हो, इस तरीके की बात नहीं है, जिसमें कि यह केवल हस्तांतरण है, तो इसे हम निवेश नहीं मान सकते हैं। जबकि साधारण भाषा में हम इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं कि यदि शेयर्स में पैसा लगा दिया, बॉन्ड कोई खरीद लिया तो उसे हम इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। पर कीन्स का मानना है कि वास्तविक विनियोग का मतलब है कि नई जो कंपनी है उसे स्थापित करना, उसके स्टॉक, शेयर्स, प्रतिभूति आदि खरीदना, वो क्या माना जाता है, इन्वेस्टमेंट माना जाता है। वही वास्तविक पूंजी मानी जाती है, क्योंकि वास्तविक निवेश का मतलब है कोई भी पूंजी परिसंपत्ति या माल जो कि वर्तमान जितना भी स्टॉक है किसी भी कंट्री के पास पूंजी का, उसमें यदि वृद्धि करता है तो वो क्या माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले से कोई कंपनी इस्टेब्लिश है और उसी के हम लोग शेयर्स खरीद रहे हैं या बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है और केवल आप उस इन्वेस्टमेंट को एक एक्स व्यक्ति से वाई व्यक्ति के पास में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसे इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं माना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नई फर्म की स्थापना करता है तो उससे क्या होगा, वास्तविक पूंजी में वृद्धि होगी, तो इसे हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। लेकिन यदि कोई कंपनी इस्टेब्लिश है और उसके बॉन्ड खरीदना है और शेयर्स खरीदना है तो यह क्या माना जाएगा, यह केवल हस्तांतरण माना जाएगा। यानी एक व्यक्ति ने पहले ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसकी जगह वो किसी और व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया है। कीन्स ने वास्तविक निवेश को ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि वास्तविक निवेश ही देश में उत्पादन, आय और रोजगार को बढ़ाता है। इस निवेश के वर्गीकरण को भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कुल निवेश का मतलब है कि किसी भी दी हुई समय अवधि में अर्थव्यवस्था में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है या उत्पादन अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि करने या उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए मशीनों में, उपकरणों में या अचल पूंजी की गिरावट के आधार पर यदि गिरावट होती है किसी भी कैपिटल में, यानी मशीनें जब लगाई जाती हैं और उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है उसको रिप्लेस किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। यानी या तो आप कोई नया उद्योग लगाएं, मशीनरी लगाएं, या जो पुरानी मशीनरी है उसको भी रिप्लेस किया जाए, क्योंकि मशीनरी में डेप्रिसिएशन होता है, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। विशुद्ध निवेश उसे कहा जाएगा जिसमें
कुल वास्तविक निवेश का वो भाग जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में शुद्ध वृद्धि करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? विशुद्ध निवेश यानी नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी ये कहीं न कहीं जो वर्तमान में पूंजी स्टॉक है उसे बढ़ाने का काम करता है। और स्वायत्त निवेश का मतलब है उस पूंजीगत व्यय से हैं जो प्रत्यक्ष रूप से समग्र मांग में होने वाले परिवर्तन अथवा आय के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती। स्वायत्त निवेश को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं उनमें जनसंख्या की वृद्धि, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियाँ, नए आविष्कार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, श्रमिक आंदोलन या दीर्घकालीन संभावनाएं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, यानी जो बाहरी तत्व हैं जो कहीं न कहीं अगर जैसे मान लीजिए राजनीतिक स्थिरता होगी तो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। युद्ध है, आपातकाल है, तो ऐसे में लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते, इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते। तो ये इन तत्वों पर भी निवेश निर्भर करता है। स्वायत्त निवेश के उदाहरण में सड़क, नहरों, आधारभूत संरचना के निर्माण, स्कूल, अस्पताल, इस तरीके के क्षेत्रों में निवेश करना माना जाता है, इसको शामिल किया जाता है। प्रेरित निवेश का मतलब है कि वह निवेश जो प्रत्यक्ष रूप से आय और उत्पादन के परिवर्तनों से ही प्रभावित होता है। यानी जब यह संभावना हो कि उत्पादन और आय बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में लोगों में खर्च करने योग्य आय भी बढ़ती हैं, उपभोग व्यय बढ़ता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में या प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है, जिससे निवेश उद्यमी जो भी होते हैं वो निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। और आय में वृद्धि के साथ साथ प्रेरित निवेश बढ़ते हैं और आय में कमी के साथ साथ ही प्रेरित निवेश घटते हैं। तो कहीं ना कहीं आय से प्रेरित जो निवेश होते हैं वो प्रेरित निवेश कहलाते हैं। तो इस तरीके से केस ने प्रेरित निवेश, स्वायत्त निवेश, विशुद्ध निवेश और कुल निवेश की बात कही है। यानी अगर हम देखें कि इसका आय और रोजगार का सिद्धांत, तो वो कहीं न कहीं बेसिकली बचत और विनियोग का ही सिद्धांत है और उसी की अवधारणाओं पर आधारित है। थैंक यू।